अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। अगर आप वाकई देख रहे हैं, अगर लाइट आ रही है और आप देख रहे हैं, तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आजकल देखिए तो सही क्या क्या हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम की बात है, आप सिस्टम ऑन करते हैं, सब बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है। आप अपने लिए बहुत सारे टॉपिक्स निकाल के रखते हैं कि मुझे आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसकी ब्रीफ मेरे पास होनी चाहिए, नहीं हो सकता। आप दफ्तर आ जाते हैं, फिर क्या होता है, एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप मेरी तरह लफ्ज़ों के आसपास ही घूमते रहते हैं तो फिर वाकई आप लफ्ज़ों के आसपास घूमते रहेंगे। सोचना, समझना, बात करना सब मुश्किल है। वाकई अंधेरा छा जाता है। क्योंकि बिजली आ नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जा रही है। ये मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाता है शहर, और यहाँ किसी को ज़हनी सुकून नहीं है। किसकी वजह से? के इलेक्ट्रिक की वजह से। ये शहर बहुत सारी महरूमियों से दो चार है, जिनमें से एक मामला है अंधेरे का। कराची इस वक्त वाकई रोशनियों से आरी होता चला जा रहा है। यहाँ रोशनियां नहीं है, रोशनियां छीन ली गई हैं और बिल थमा दिए गए हैं, और साथ में ये भी बता दिया गया है कि तकनीकी खराबी है, फर्नेस ऑयल नहीं है, हम बिजली दे नहीं सकते, लोड शेडिंग करने पर मजबूर हैं। हाय हाय हम क्या करें। हाय हाय करते हुए तो सारिफीन भाग रहे हैं। वो निकले कराची से और जाए कहां? घर में बैठना मुश्किल और घर से बाहर जाना भी मुश्किल। एक तरफ आप लॉकडाउन भी करते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे हालात भी नहीं बनाते कि कोई शख्स अपने घर तक महदूद ही रह सके। एग्जैक्टली किरण, इतना इस वक्त मुश्किल घड़ी आन पड़ी है कराची वालों पर। एक गर्मी है, दूसरा बिजली नहीं है, बिजली ना होने से पानी नहीं आ रहा। यानी सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज पता नहीं कितने घंटे बिजली जाएगी, फिर ये सोचते हैं जब नल खोलते हैं ओहो पानी तो आ नहीं रहा और ना जाने पानी भी कब आएगा। ये मसला आज का नहीं, ये मसला पुराना है, लेकिन इस पर सवाल तो बनता है। वो कि इलेक्ट्रिक से भी बनता है, वो हुक्मरानों से भी बनता है कि जब हम बात अक्सर करते हैं कि मैनेजमेंट का काम किसका है, गवर्नमेंट का है, लेकिन जब मिस मैनेजमेंट होती है तो सवाल उन्हीं से बनता है। फिर जवाब ये ना हो कि तो प्राइवेट एंटिटी है। और कराची के शहरी इतने खुशकिस्मत भी नहीं है कि अथॉरिटीज उनके बारे में बैठकर ये कहें कि क्या करें जी, हमने तो समझाया था, ये लोग पता नहीं कौन सी मखलूक है, ये तो समझ भी नहीं रहे। हम और आप इतने खुशकिस्मत भी नहीं है। हम सिर्फ वो लोग हैं जो बुनियादी जरूरियात से दूर हैं, जिनको ये सब कुछ किसी भी सऊबत के तहत नहीं मिल रहा, और हम सिर्फ और सिर्फ परेशानी से गुजरे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उनकी तरफ चलते हैं ताकि आज का दिन कैसे गुजरेगा वो हमें बता सकें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह शायर ने कहा था कि दिल्ली जो एक शहर था में इंतखाब, इसी तरह कराची भी एक शहर है जो किसी ज़माने में रोशनियों का शहर कहलाता था, मगर अब इसे तारिकियों ने अपना शिकार बना लिया है। सूरज गुरूब होने के बाद कराची के मुख्तलिफ़ इलाके तारीकी में जिस तरह डूबते हैं और जिस तरह वहाँ रहने वाले घुटन गर्मी के साथ जिस अजियत से दो चार होते हैं, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और जब सूरज तुलू होता है तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बिजली का तात्तुल मामूल बना हुआ नज़र आता है। कराची को बिजली की शदीद कमी है, और सबसे अहम बात है कि ये वो शहर है जो कौमी ख़जाने को सबसे बड़ा आमदनी का ज़रिया यानी टैक्स की सूरत में अदा करता है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन कराची में जो पावर शॉर्टेज है, जो बिजली की कमी है, जो बहरान है, उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और उसकी वाहिद वजह जो नज़र आती है वो है बद इंतज़ामी, या उसे बैड गवर्नेंस आप कह सकते हैं। तमाम तर दावों के बावजूद अब तक कराची में जो बिजली की कमी है उसको दूर नहीं किया जा सका। दावे किए जाते रहे, इजलास होते रहे। इससे पहले भी हमने देखा था कि सिंध में जब कभी इस तरह का कोई तनाज़ा खड़ा होता था, शहर में हंगामे फूटते थे, एहतजाज होता था, हंगामे होते थे, सड़कें ब्लॉक हो जाती थीं, तो गवर्नर हाउस में इजलास होता था जिसमें इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदारान को बुलाया जाता था, सरजनिश की जाती थी, और उसके बाद चंद रोज़ तक सूरत हाल मामूल पर रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इदारा बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। दावे किए जा रहे थे, और जो उनकी वेबसाइट पर देखें तो लगता है कि सबसे बेहतरीन इदारा शायद कायनात का यही है जो बिजली फ़राहम करेगा और सबसे बेहतरीन अंदाज में करेगा। लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, चाहे वो लियारी की अगर आप बात करें, चाहे बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, मलीर, खोखरा पार, आज़म बस्ती, कोरंगी, लांडी, ज़मान टाउन, इब्राहिम हैदरी, आपका न्यू कराची, सुरजानी, मंगो पीर, गर्ज कराची का कौन सा इलाका ऐसा है कि जिसके बासी बिजली की कमी से दो चार ना हुए हों। और सबसे अहम बात यह कि ये वो शहर है कि जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, वसाइल के एतबार से भी यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन वो वसाइल यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद पर ख़र्च नहीं हुए। और कराची में हमने देखा कि हर गुज़रते दिन के साथ ये मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में
लोगों का एहतजाज होता है, हंगामे होते हैं, घंटों ट्रैफिक आज भी जाम रहता है, लेकिन इस मसले को न जाने हल करने की जानिब सूबाई या वफाकी हुकूमतें दिलचस्पी नहीं ले रही। जी जरा बात मास्क से मुतालिक भी कर लेते हैं, लेकिन मास्क से पहले इस सेहत के शोबे से जुड़ी एक खबर है वो आपके सामने रखते हैं। पूरे मुल्क में जब हम टेस्टिंग की बात करते आए और डे 1 से लेकर हम सुनते आए कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज तो हुई, टेस्टिंग बढ़ाई भी गई, उसके नताइज नज़र भी आए, क्योंकि जब टेस्टिंग बढ़ती है तो ज़्यादा पॉजिटिव केसेस नज़र आते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव केसेस कम हैं तो खबर ये भी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बेशक उतनी ही हो, लेकिन टेस्टिंग हो कम रही है। अगर सिर्फ हम सिंध की बात कर लें, जिसमें पहले 14-15 हज़ार टेस्ट पर डे हो रहे थे, अब अगर 6-7-8 हज़ार टेस्ट पर डे हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लोग इससे मुंसलिक थे, यानी वो ट्रेंड स्टाफ जो कि सैंपल लेता था या वो स्टाफ जो लेबॉर्ट्रीज में तैनात था, वो खुद कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है। कोरोना में सिंध हुकूमत और महकमा सेहत ने जो इक़दाम किए वो अपनी जगह, लेकिन कहाँ कहाँ पर लैप्स है, ये जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल खान की जानिब। जी फैसल। देखिए, जहाँ तक सहूलियात की बात है, अस्पतालों में कराची में जितने सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो हालत है और जो सहूलियात हैं वो सबको ही पता है कि लेकिन कोरोना आया है उसके बाद से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 26 फरवरी को जब पहला केस आया तो कहा गया कि कोरोना का जो है बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए जाना, और उम्मीद भी यही थी कि सिंध गवर्नमेंट इंतज़ाम करेगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में केसेस अगर किसी सूबे में हो रहे हैं तो सिंध में, और सिंध में भी कराची में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 80% से ज़ायद केसेस कराची से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। और इधर हाल ये है कि सिंध हुकूमत ने दावे तो किए, बातें तो की, लेकिन उस तरह कोरोना के मरीज़ों के लिए वो सहूलियात इलाज की फराहम ना कर सकी जैसी इन्हें करनी चाहिए थी। आज ये हाल है कि सिंध के सिर्फ अस्पतालों में अगर बात की जाए तो आइसोलेशन और ICU बेड जो हैं इन्होंने अब तक तकरीबन 500 से 600 सिर्फ अस्पतालों में इन्होंने इंतज़ामात किए। फिर बाकी दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी जो फील्ड हॉस्पिटल इन्होंने बनाए मुख्तलिफ एक्सपो सेंटर में और PF में, उसको मिलाकर तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार के करीब इंतज़ामात इन्होंने किए हैं जो आइसोलेशन के हैं, लेकिन ऐसी सहूलियात नहीं मिली। लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से एक और परेशानी का सिंध हुकूमत को सामना रहा, वो ये रहा कि ये इनकी जानिब से एक सहूलत फराहम की गई थी टेस्टिंग की, कि जो भी कोरोना के मरीज़ हैं उनके घरों पर जाकर जो है टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन वो भी रोक दी गई क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना टेस्ट करने वाले थे वो खुद कोरोना का शिकार हो गए और अब उनको वो टेस्टिंग की सर्विस बंद करनी पड़ी। इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में इससे मुतासिर हुए, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जो है पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का भी ऐलान किया और उनको भर्ती किया जा रहा है। सहूलियात के हवाले से अभी जो सिंध अस्पतालों की जो सहूलियात की सूरत हाल है, इस वक्त हाल ये है कि जो ऑपरेशन हो रहे थे, जो ऑपरेशन जैसे कार्डियो की बात करें जहाँ पे इलेक्टिव, इसको इन्होंने कहा कि इंतहाई ज़रूरी कोई ऑपरेशन होगा तो होगा, वरना दीगर ऑपरेशन इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में नहीं किए जा रहे। OPDs हो तो रही हैं, लेकिन OPDs में लोग खौफ का शिकार हैं, वो कोरोना की वजह से आ नहीं रहे। तो कराची के जिस तरह से कहा गया था कि पीक जून में, जुलाई में होगा और इस तरह के इंतज़ामात की उम्मीद की जा रही थी सिंध हुकूमत से कि इनको जो है इंतज़ामात कोरोना के हवाले से कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे इंतज़ामात, ऐसी सहूलियात कराची को नहीं दी गई जिस तरह से कहा जा रहा था। पहले से सब कुछ पता था कोरोना के हवाले से, लेकिन उस तरह की सहूलियात इनको, कराची वालों को उस तरह नहीं मिल सकी हैं। हम बात करेंगे गैलप सर्वे से मुतालिक। लेटेस्ट सर्वे है और बहुत से सवालात किए गए हैं इस सर्वे में और ये जानने की कोशिश की गई है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में है या नहीं है। स्कूल जाने से मुतालिक पेरेंट्स की राय क्या है, ऐसे बहुत से सवालात किए गए थे। हम सोच रहे हैं कि इस पर डिटेल से बात करें। वी हैव विद अस बिलाल गिलानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप। बिलाल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले प्लीज़ बताइएगा, ज़ाहिर ऐसे गैर मामूली हालात हैं जिनमें सर्वेस भी मुश्किल होते हैं, ऑनलाइन सर्वे ही था? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं, ये
सर्वे जो है हमने टेलीफोन के जरिए किया। तकरीबन 1050 अफराद पूरे मुल्क में हमने चूज़ किए, जो तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर थे, अर्बन एरियाज़ के भी और रूरल एरियाज़ के भी। तो इस मेथड से किया गया। सर ये मेथड तो अच्छा था, अब ज़रा ये बताइएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जानी जाए, उनसे राबिता किया जाए, इस बात को कितना ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम? और दूसरे ये कि ये हाँ नहीं पता नहीं, इस सब के दरमियान क्या क्या सवाल थे कि जो इस बार आप लोगों ने रखे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सैम्पल है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के अफराद मौजूद हैं। इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, यंग अफराद भी हैं, बूढ़े अफराद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अमीर अफराद भी हैं, गरीब अफराद भी हैं। तो जैसे पाकिस्तान की अवाम में जिस तनासुब में ये अफराद पाए जाते हैं, हमारे सैम्पल में भी उसी तरह से पाए जाते हैं। हमने कुछ इसमें सवाल ऐसे पूछे जो हम ट्रैक कर रहे हैं। ये 6th वेव है गैलप पाकिस्तान के सर्वे की, और हम ट्रैक कर रहे हैं ताकि हमें जान सकें कि कोरोना के बारे में लोगों की अमूमी राय क्या है, वो कैसे सोच रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मनफी हैं, कुछ इशारिये मनफी हैं, कुछ मुस्बत हैं। जो इशारे थोड़े से मनफी हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो ये सोचती है कि कोरोना का की वबा जो है उसके बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है वो एग्जैजरेटेड है, वो उसमें इतनी रियलिटी नहीं है जितनी उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। तो कोई 55% लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये कोरोना जो है ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बात हो रही है। इसमें हमने देखा कि यही सर्वे 17 और मुल्कों में भी किया गया। तो पाकिस्तान जो है वो इस मामले में 5th टॉप पे है। यानी पाकिस्तान जो है वो, अगर इसको इस तरह से कहें, गैर संजीदगी के बारे में उन 17 मुल्कों में 5th नंबर पे है। और हम टॉप पे कौन सा मुल्क है बिलाल साहब? इस पे जो ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क हैं उनके छोटे छोटे मुल्क हैं, मोल्डोवा है, बॉस्निया है, इस तरह के मुल्क हैं जो कि कजाकिस्तान है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ जाता है। ये वो मुल्क हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ कुछ हद तक जो है वो कोरोना कंट्रोल भी कर लिया गया है, वो अपनी पीक से नीचे उतर चुके हैं। ठीक, उनके लिए थोड़ा बहुत ये कहना कि कोरोना वायरस एग्जैजरेटेड है ये जायज़ है। इसके अलावा हम ये पूछते हैं क्या आपको या आपके घर वालों को आपको ये फील होता है कि कोरोना वाकई ही थ्रेटन कर सकता है? तो इसमें तकरीबन 1/3 लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनको ये फीलिंग नहीं आती कि ये जो थ्रेट है ये उनके घर वालों के लिए है। इसमें जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, तो इस तरह से कहते हैं कि हम जिस इलाके में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में क्योंकि नहीं पहुंचा, मैंने किसी को कभी देखा नहीं है जिसको कोरोना हुआ हो। अभी तक ये राय है, अभी तक ये राय है। लेकिन सर बिलाल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्योंकि आपकी ये सारी जो कन्वर्सेशन हम इस वक्त सुन रहे हैं, इसके साथ साथ हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं सवाल और उनके जवाब। तो 2 सवाल ऐसे हैं जो कि मेरे माइंड में स्टक हो गए क्योंकि उनके जवाब बड़े ऑपोजिट से हैं। यानी एक सवाल आप लोगों ने किया कि आपके हल्का अहबाब में किसी शख्स को कोरोना हुआ, तो 78% ने हाँ किया। अब ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल से मुताल्लिक पूछा गया तो कि बच्चों को भेजना चाहेंगे या नहीं, तो 73% ने हाँ की है। यानी कोरोना है, मेरे हल्के अहबाब में हुआ है, फिगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी स्कूल भेजूंगा, ये फिगर भी ज़्यादा है। बिल्कुल, जो इसमें थोड़ा सा शायद चार्ट्स में एरर हो गया। जो अगर मेरे हल्का अहबाब में किसी को हुआ है ये 20% है। आई थिंक वो ऑपोजिट हो गया है। तो 20% भी बहुत बड़ी शरह है। अगर आप सोचें तो पाकिस्तान में 30 मिलियन के करीब घराने हैं, उनमें से अगर 20% भी ये कह रहे हैं तो कोई 6 मिलियन घराने पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि उनके हल्का अहबाब में कोई शख्स मौजूद है। तो जो गवर्नमेंट के रिपोर्टेड नंबर्स हैं उनसे तो ये शरह बहुत बड़ी बनती है। जो स्कूल के बारे में ये सर्वे जब भी हुआ तो इसके बारे में क्योंकि बच्चों का मामला है, स्कूल का मामला है, तो इसके ऊपर हमें भी काफ़ी राय लोगों की मिली। हमारी इसके बारे में राय ये है कि अगर आप इस नंबर को इसके साथ चलाएं कि जिसमें 55% लोग ये कह रहे हैं कि थ्रेट जो है वो एग्जैजरेटेड है, और आप इसको इसके साथ भी रखें कि कोई अराउंड 48% लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो थ्रेट है ये कोरोना बेकाबू नहीं है, कोरोना काबू में आ चुका है। और अगर आप इसमें से 1 in 3 को ये भी देखें कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जान को इससे नुकसान नहीं होगा,
तो फिर ये नंबर बहुत एग्जैजरेटेड नहीं लगता। इसमें एक दो और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग हैं जो इकोनॉमी के हवाले से हैं। एग्जैक्टली यही पूछना था सर, इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों ने क्या सवाल किए हैं, और फिर ये कि कितने लोगों की आमदनी, उनका रोजगार मुतासर हुआ, आप लोगों का सर्वे इसके ऊपर क्या कहता है? बिल्कुल, तो इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज़ है जिसमें इकोनॉमी और हेल्थ जो है वो उसका एक बड़ा जो है एक अनफॉर्चुनेट सा ट्रेड ऑफ बन गया है कि अगर इकोनॉमी चलाएं तो हेल्थ ख़राब हो जाती है, हेल्थ पे स्ट्रेस करें तो इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। और हमारे जैसे मुल्क जिनमें गुर्बत की शरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सवाल किया कि क्या कोरोना की वजह से आपकी आमदनी में कमी आई, तो 88% अफराद ने हमें ये कहा कि हाँ, हमारे घराने की जो आमदनी है उसमें कमी आ गई। और पाकिस्तान जो है वो इस शरह में दुनिया में टॉप 3 में है। टॉप 2 जो है वो इंडिया और फिलीपींस हैं। तो जो बाकी 17 ममालिक थे उनमें ये शरह जो है पाकिस्तान से कम है। लोग इस नौबत पे बात आ चुकी है ऑलरेडी कि वो अपने घर का सामान जो है वो बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, एसेट सेल कर रहे हैं। तो तकरीबन 9% अफराद ने हमें ये 7% अफराद ने हमें ये कहा कि जो कि कोई अराउंड 8.4 मिलियन एडल्ट्स और 2 मिलियन हाउस होल्ड्स बनते हैं कि अब हम गुजारा करने के लिए घर का सामान बेच रहे हैं। अनदर 9% ने हमें ये कहा कि वो किसी NGO से और किसी इमदादी इदारे से मदद मांगने के लिए तैयार हैं। 16% ने ये कहा कि वो अब कोई और ज़रिया बाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घर का खर्चा चलाया जा सके। तो ये नंबर्स जो हैं वो इस पे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीश क्या बाइस है वो ये कि जब हमने ये सर्वे अप्रैल में किया था और लॉकडाउन बहुत सख्त था, तो तब भी इन नंबर्स में बहुत ये नंबर्स जो हैं वो इससे बहुत डिफरेंट नहीं थे। तो ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से और लॉकडाउन को ख़त्म करने के बावजूद भी इकॉनमी में जो मुज़िर असरात जो लॉकडाउन के हो चुके हैं उनको मज़ीद संजीदगी से बैठकर हल करने की ज़रूरत है। और मैंने बजट को स्टडी किया, उसमें उसको देख के ऐसा मालूम नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो इकॉनमी का मसला है, आम आदमी का मसला है, उसके ऊपर लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाता है आम आदमी का नाम लेकर, मगर ये कि आम आदमी को हम कैसे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। हमारे सर्वे ये कहता है कि आम आदमी जो है वो दलदल में मज़ीद फंसता जा रहा है और जब तक हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं करेगी तो आम आदमी मज़ीद इसमें और हुकूमत की जब जब बात कर रहे हैं सर, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जो पहले सर्वेज आपने किए, ये सवाल आपने तब भी रखा कि हुकूमती कारकर्दगी से अवाम कितने मुतमईन है, तो इसके स्टैट्स कितने मुख्तलिफ हैं पहले के सर्वे और आपके सर्वे में? जी, तो जो हम सवाल पूछते हैं वो फेडरल हुकूमत के हवाले से पूछते हैं। तो इसमें जब हमने अप्रैल में सवाल पूछा तो तकरीबन 82% 10 में से 8 पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि वो हुकूमती कारकर्दगी कोरोना के हवाले से। तो ये बड़ा एक डिस्टिंक्ट बात है कि ये कोई किसी हुकूमत की टोटल कारकर्दगी के बारे में नहीं है, ये इकॉनमी के बारे में नहीं है, ये कोरोना कंट्रोल करने से मुताल्लिक है। ठीक, बिल्कुल, कोरोना इंसदाद के हवाले से ही है। तो इसमें अब ये नंबर 82 से गिर के कोई 15% गिर के 67 पे आ गया है, जो कि 67 भी एक बहुत बड़ी शरह है। अगर आप देखें तो फेडरल हुकूमत जो है PTI की, इसको जब वोट पड़े थे तो तकरीबन 32% लोगों ने इसको वोट दिया था। तो नियरली डबल अफराद अभी भी हुकूमत से की कारकर्दगी को मुस्बत समझते हैं, मगर इसमें कमी आ रही है। और इस पे एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कोरोना के हवाले से दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एक मुस्बत राय उनके बारे में अवाम रखते हैं। उसकी वजह ये है कि कोरोना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस में लोग अगर हुकूमत की तरफ ना देखें और हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छा ना कहें तो फिर तो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी। तो जब तक वो हुकूमत के बारे में कुछ थोड़े बहुत भी पूरी उम्मीद हैं कि हुकूमत कुछ ठीक कर रही है, तो तब तक वो अच्छी राय रखते हैं। जिस दिन ये उन्होंने अच्छी राय रखना बंद कर दी तो उस दिन तो उनके पास जो उम्मीद की आखिरी किरण है वो भी बंद हो जाएगी और वो बहुत ख़तरनाक बात होगी। इसमें ऐसा लगता है कि फेडरल हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में लोगों की राय में बतदरीज कमी आ रही है।
ये कहीं जाकर रुक जाती है, क्या ये वापस ऊपर आ जाती है, ये हुकूमत की कारकर्दगी के बारे के हवाले से सही तय हो सकता है। चलिए अगले सर्वे के ऊपर हमारी आपकी नज़र होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले कर रहे थे। कुछ ऐसा है ये सर्वे कि आप लोग भी डिस्टर्ब हुए होंगे, मैं भी हुई हूँ, आई एम श्योर आपको भी, आपके ऊपर भी इसका असर हुआ होगा। चलिए मैं फ़िलहाल मौजू को बदल देती हूँ, मैं आपके सामने कुछ बहुत प्यारा, कुछ बहुत दिलचस्प रख देती हूँ। क्या बात है जी। पाकिस्तानी गुलकार फ़ाखिर महमूद की आज हम बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ मिलकर नया गाना उन्होंने रिलीज़ किया और एक गाना है जी मेरी डबल चिन। मेरी डबल चिन। लोग छुपाते हैं और आप गाना बनाते हैं। पहले गाना सुनते हैं और वीडियो देखते हैं। जिसकी डबल चिन हो गई वो बड़ा रिलेट कर पा रहा होगा इस चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर इस पर डिस्कशन भी बहुत हो रही है कि लॉकडाउन है, एक्सरसाइज उस तरीके से हो नहीं रही, पार्क्स बंद है और लोगों की डबल चिन है। बल्कि जो थोड़े से मोटे लोग थे वो अब ये कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं होगा, लॉकडाउन के बाद लोग हमें तो पहचान लेंगे, हम तो पहले से ही मोटे, लेकिन जो पतले हैं आप मोटे हो जाएंगे उनको लोग कहेंगे तुझे क्या हो गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है फ़ाखिर साहब ने भी और उनके बच्चों ने भी। बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मौजूद है। आप फ़ाखिर भाई, ज़बरदस्त गाना है, सुन के बहुत अच्छा लगा, विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे। गाना तो आपने रिलीज़ कर दिया, इन रियलिटी आपकी डबल चिन आई है? वाकई ऐसा हुआ है? वाह वाह डबल वाह चिन इस गाने को बनाने से पहले भी थी, दैट्स द रीजन कि ये गाना बना, और डबल चिन अब भी है। और लगता है ये डबल चिन कहीं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। बट आई हर्ड कि कुछ योगा एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप perhaps you can get rid of double chin, लेकिन मुझे लगता है कि वर्कआउट और डाइट ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब फिर ही छुटकारा होगा डबल चिन से। लेकिन फॉर नाउ इट्स देयर टू स्टे। फ़ाखिर प्यारी एफर्ट है, बहुत प्यारी एफर्ट है, और ये कौमी मसला बनता जा रहा है, बिलीव मी। और बाज़ लोग तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि वो दाढ़ी रख ली और डबल चिन छुप गई। हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, अब आपने ये तो हमें बता दिया ना, आपके बच्चों को देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चूँकि हमारे साथ बाबा, बेबी और बाबा यानी आपके बेटा बेटी भी हैं, तो मैं आपकी गुड़िया से बात करना चाहूँगी। बेटा आप बताएंगी, बाबा के साथ पहले भी एक गाने में आप आ चुकी हैं, तब आप छोटी सी थी, 6 साल की थी। अब आगे भी क्या आपने बाबा के साथ मजीद गाना गाऊंगी मैं, ऐसी प्लानिंग कर रखी है, ऐसा सोच रखा है? No, this is my first ever music video, but I have sung a part in my dad's Kashmir song. ओके सिमोन, ये बताएं कि क्या आपकी भी डबल चिन आ रही है या फिर आप खाने पीने में बहुत एहतियात कर रही हैं? आप कह रही हैं ठीक है गाना है एक तरफ, लेकिन मैं करूंगी एहतियात। Of course, bro. I can eat whatever I please. I'm just a kid. Yeah, that's right. बड़ी खुशी हुई है, बहुत ही आपसे मुझे बात करके प्यारा लगा है बेटू। अब मैं ज़रा ना नायल से बात करूँगी, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं ये। भाई बताइए ना, क्या उम्र है आपकी और खाने का ख्याल करते हैं या डबल चिन का शौक है? छोटू से स्मार्टू से तो आप है वैसे। Hey, I'm skinny. Yes, you are If you want me to make a double chin for you, I can make you a double chin. ओके, वाओ, Not bad. Make another one. Do it again. Not bad. Now sing double chin for me. 1, 2, 3, go. Double chin, double chin. Double chin, double chin. नहीं होगी डबल चिन, तुम्हारी डबल चिन नायल के डिंपल्स आते क्यूट वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही क्यूट सा आप लोगों का एफर्ट है। और इतना खुश होके ना लोगों को मैंने ये ज़रा कम ही देखा है बताते हुए कि हमारी डबल चिन है। ग्रेट फ़ाखिर में बहुत आपसे आपके बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली नायल ने तो जिस डबल चिन ऐसे बनाई है ना, बड़ा मजा आया। सो पारू सो क्यूट। गड्डी तू ना मंगाई, साइकिल मंगाई। ये हो रहा है जनाब। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुल्क भर में साइकिलिंग का ट्रेंड बढ़ गया। हेलमेट और मखसूस लिबास पहनकर मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े अपने आप को यंग मैन रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जतन कर रहे हैं। शोएब, अगर साइकिल इतनी प्यारी हो तो लेनी तो बनती है। लेनी तो बनती है जनाब। और कश्मीर से मोहब्बत का भी इसमें पैगाम है किरण, जो फ्लैग है। ये वाकई हेल्दी एक्टिविटी है और इसके ऊपर मज़ीद बात ही नहीं होनी चाहिए, साइकिल भी आपके साथ होनी चाहिए। लाहौर का इलाका डिफेंस, यहाँ साइकिलिंग का ट्रेंड कैसे उरूज पर है ये हमने आपको दिखाया। सड़कें नापते साइकिलिंग के शौकीन तफरीह के लिए फैमिलीज़ के साथ साइकिल पर निकलते हैं। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, बातें भी साथ साथ होती रहती हैं
और ज़्यादा अगर आपका ज़हन दिल जो है ना वो तवाना है तो फिर ठीक है, आप गाने पे गाना भी कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको मिलवाती हूँ आज किसी से, फैसल शब्बीर और उनका ग्रुप, ये है जनाब बाइकिस्तान वाले। तो इनसे करते हैं बात। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए, ये लॉकडाउन के दिनों का नतीजा है या पहले से साइकिलिंग कर रहे हैं आप लोग? I can't hear you. साल पहले जिसका नाम था साइकिलिंग डिफेंस लाहौर, और हम लोगों ने बहुत पहले लॉकडाउन से पहले शुरू किया था, लेकिन दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। मतलब ऑफ कोर्स कोरोना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, लेकिन कोरोना का इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो कि पहले साइकिलिंग नहीं करते थे अब साइकिलिंग ज्वाइन कर लिए, और ये फिनोमेना सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इस्टेब्लिश हुआ है। और उसमें पिछले दिनों बल्कि सुनने में आया था कि इस्लामाबाद में वो बाइक लेन्स, स्पेशली बाइक लेन्स बना रहे हैं ताकि लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें जहाँ पर वो अपनी साइकिलिंग कर सकें। और यूं ही आते जाते वो मुझे ज़रा सा बताएं ना आपके, आपने कुछ जगह मखसूस करके रखी हो, कोई आपने एक पॉइंट बनाया हुआ हो कि यहाँ से हम चलना शुरू होंगे जी और वहाँ जाके दम लेंगे, वहाँ जाके थोड़ी सी देर के लिए सस्ताएंगे। ये कितने देर का एक आप कितने घंटे आपके साइकिलिंग में गुजरते हैं, कितने किलोमीटर का सफ़र होता है वो बताएंगे थोड़ा सा? यहाँ पर लाहौर में DHA में साइकिलिंग शुरू करते हैं ब्रॉडवे से, और तकरीबन अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स की हमारी राइड होती है डेली की, विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसमें काफ़ी सारे हमारे साइकिलिंग के दोस्त जमा हो जाते हैं। देन वी गो अराउंड यहाँ पर फेज 6 और फेज 7 में साइकिलिंग करते हैं, और उसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में भी जाते हैं। लाइक कुछ अर्सा पहले हम पाकपतन गए थे, दैट वाज अबाउट 200 किलोमीटर्स राइड। फिर हमने पिंडी से इस्लामाबाद से लाहौर भी पिछले साल आए थे, फिर इस्लामाबाद से मरी भी हमने किया। तो हम लोग इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। प्लस फैमिलीज़ के साथ भी हमारी बड़ी रेगुलर संडेज़ को फैमिली राइड होती हैं, जिसमें 7-8 साल के बच्चों से लेके 70 साल के नौजवान भी ज्वाइन करते हैं हमारे साथ साइकिलिंग, एंड रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है शौक के तौर पर तो लोग साइकिलिंग करते हैं, लेकिन ऐसा भी है आपके ग्रुप में कोई ऐसा भी है जो कि ज़रूरत के तौर पर भी साइकिलिंग करता हो, ऑफिस भी साइकिल पर या कहीं जाना है तो साइकिल पर ही जाना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने काफ़ी हद तक इसको ज़रूरत के तहत भी लिया हुआ है, इन द सेंस कि आई एम इन बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, और वहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से मैं डिफेंस से जौहर टाउन नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि साइकिल पे चला जाऊँ। कितना इसका ड्यूरेशन होता है आपका इस जर्नी का? करें, और उनमें से काफी स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ साइकिलिंग शुरू कर दी है। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी। साइकिलिंग करें और डिप्रेशन को गुड बाय कहें, स्ट्रेस को गुड बाय कहें, रिलैक्स रहें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, इट वाज लवली टू यू। ये तो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि बाइक और गाड़ी ठीक है, अगर है बड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो साइकिल लें, अगर है तब भी साइकिल लें। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, और तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से मुताल्लिक आज हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब बात स्ट्रेस की कर रहे हैं, डिप्रेशन की कर रहे हैं, उसे ख़त्म कैसे करना है, लॉकडाउन में लोग घरों में महसूस हैं। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव हर कुछ अरसे बाद एक नया मैसेज लेकर आते हैं। वीडियो पैगाम इस बार उनका क्या, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कोशिश करेंगे इस बारे में बात करें। प्लीज़ ना मेरी बात तो सुने शुएब आप। जी प्लीज़। देखा, यही वाला प्रॉब्लम है, मेरी बात तो सुने आप। कोरोना के दिनों में एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, और फिर अब आजकल किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन के बाद में जुज़वी लॉकडाउन की तरफ गए हैं। तो क्या हमारे प्रॉब्लम्स, जो हमारी जहनी उलझने हैं, वो चेंज हुई हैं, बरकरार हैं, या अब उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसी सब के ऊपर ताहा साबरी हमारे साथ है, डॉक्टर ताहा साबरी, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप ताहा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि जब हम लोगों की उलझनों की बात करते हैं और आजकल की बात करते हैं, आजकल के दौर की बात करते हैं, घर में रहें, फिर कोरोना की वजह से थोड़े खौफज़दा भी रहें, और अगर पड़ोस में किसी को हो गया है कोरोना और फिर हम उसकी फैमिली को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, हम ये रवैये भी देख रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप पहले वो जो प्रॉब्लम्स अब पेश आ रही हैं उस पर आप लोगों की फाइंडिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, पहले वो बताएं, फिर मैं इस मौजू के ऊपर आपसे सवाल करूँ। बिल्कुल, ये और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये एक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक ऐसा एक रवैया हमारा कायम होता जा रहा है। कोरोना के मरीजों
के साथ और उनके खानदानों के साथ, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और ये एक तरह से कह लें कि एक तासुब फैल रहा है हमारे माशरे में इस मर्ज के खिलाफ। और एक है कि एक माशरती तासुब है इसका हिस्सा, कि जिस तरह से लोग अगर किसी को कोरोना अगर हो जाए तो लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उनके घर पे। ऑफ कोर्स हमें प्रिकॉशंस तो रखने हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हमदर्दी से पेश आ सकते हैं। तो एक ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो अपने अलामात जाहिर नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे, खौफ से कि उनसे कोरोना का ठप्पा ना लग जाए। और ये भी बहुत डेंजरस है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि बीमारी और फैल रही है और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो मदद हासिल नहीं कर रहे इस वजह से। तो ये दो बहुत बड़े मसले हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना फैल चुका है पूरी दुनिया में और ज़ाहिर पाकिस्तान में भी, और अब ज़ाहिर जो स्टार्ट में हमने देखा कि कोरोना जब फैल रहा था ज़ाहिर कम लोगों में था, और ये जो रवैया था मोहल्लेदारों का, आसपास के सर्कल का, ये वाकई टेंशन देता था। लेकिन अब तो कोरोना इतना फैल चुका है कि तकरीबन हर शख्स के सर्कल में किसी न किसी को कोरोना हुआ है। तो अब हमें रवैया तो बदलना होगा। लेकिन इससे पहले आप इस पर कॉमेंट करें जो मैं सवाल करूँगा आगे चलकर। जो आपका मैसेज है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव का वीडियो पैगाम है, मैं चारों नाज़रीन को पहले वो दिखाते हैं। जी, वबा के बीच इस लॉकडाउन के दौरान महर के भाई अली को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है। अली वैसे भी जहनी बीमारी का शिकार है और इस गैर यकीनी सूरत हाल में उसकी तबीयत और ख़राब हो गई है। वो सुबह से शाम तक बिस्तर में पड़ा रहता है, बस हर वक्त खौफ का इजहार करता रहता है। उसकी भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो ना ही किसी से बात कर पाता है, ना ही अपना ख्याल रखना चाहता है। महर और बाकी घर वाले उसके लिए बहुत परेशान हैं। अगर महर के भाई की तरह आपके किसी घर वाले को कोई जहनी बीमारी है तो इन तदाबीर से फ़ायदा उठाएं। उनको समझाएं कि सोने और जागने के वक्त को मुनासिब रखने से और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से वो बेहतर महसूस कर सकते हैं। हर दिन उनसे पूछें कि वो कैसे हैं और उनकी बात गौर से सुनें, क्योंकि इससे उनके दिल का बोझ हल्का हो सकता है। उनको ऐसी सरगर्मियों को अपनाने का मशवरा दें जिनसे उनको सुकून मिलता है और तशवीशनाक खबरों से दूर रखें। उनके नामुनासिब रवैयों पर गुस्सा ना करें और उनके साथ हमदर्दी से पेश आएं। अगर उनका तिब्बी इलाज चल रहा है तो उनको पाबंदी से दवाई खाने का और माहिर नफ्सियात से रब्ता करने का मशवरा दें। कितना प्यारी वीडियो थी। दिल का बोझ हल्का करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। कितनी आसानी से ताहा आप लोगों ने दिखा दिया। अब ज़रा उससे भी ज़्यादा आसानी से आप चूँकि समझा सकते हैं तो बताइए, दिल का बोझ, दिल का गुबार निकल जाए और गुस्सा ना आए, इसके लिए क्या करें? तो देखिए, इसमें ऑफ कोर्स ये जो पूरा वबा की वजह से बुरान है, इसकी वजह से बहुत टेंशनें हो रही और इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे रवैये अपना रहे हैं जिससे उनको भी नुकसान हो रहा है, उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो उनके आसपास लोग हैं, अब वो जो रवैये अपनाते हैं उनसे जो मुतासरा शख्स हैं उनकी तबीयत बेहतर भी हो सकती है और बदतर भी हो सकती है। तो अगर हम लोग आग को आग से लड़ेंगे, अगर लेट्स से कि कोई परेशान हालात में है, कोई टेंशन में है और वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा कर रहा है, परेशान, अगर हम भी उसको गुस्से से और क्या कहते हैं उससे हम उसका मुकाबला करेंगे तो उनकी फिर कैफियत और भी खराब होगी और फिर माहौल और भी खराब होगा। और यही तो रवैया हमने बदलना है। अगर हम सॉरी रवैये को, और ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें ये बहुत जरूरी है। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, आसान क्यों नहीं है? इससे पहले जब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, कोरोना इतना फैल चुका है हमारे सर्कल में, अब ज़ाहिर कोरोना है और हम सब ये समझ चुके हैं कि वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस। अल्लाह ना करे हम एक्सपीरियंस करें, बट ये एक रियलिटी है कि ये फैलेगा, ये होना है। तो हमें अब रवैया तब्दील करना है। क्या रवैया इतना हमारा पुख्ता हो गया कि हम तब्दील नहीं कर सकते इसको? इतना मुश्किल है ये? अब इसमें आई थिंक इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, और बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, सबसे अहम चीज होती है नीयत। एक होती है नीयत कि हम कर ही नहीं सकते, जैसे आपने बात की ना, हमारा रवैया इतना पुख्ता हो गया हम कर ही नहीं सकते, फिर तो हार पहले से मान ली। लेकिन एक फिर होता है चलो सही है, चलो करके देखते हैं, चलो इस रवैये को तब्दील करके देखते हैं, ये सोचेंगे तो कर पाएंगे। पहली शर्त है कि हमने सोचना है। ताहा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्ते। रवैया बदल सकता है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कीजिए, बाहर जाइए, एहतियात के साथ जाइए, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप। थोड़ी सी एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
कराची के शहरी के बारे में अथॉरिटीज़ ने, हुकूमतों ने सोचा क्या है, मसाइल को हल करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है? किससे पूछे जी? सब खफा हो जाते हैं, सबको ऐसा लगने लगता है कि आपने ये क्या सवाल कर दिया, आप तो मुझे दूसरी पार्टी के लोग लगते हैं। तो ये वाला माहौल नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए काम के साथ साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं मसाइल के ऊपर बात करेंगे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब हमारा साथ देंगे, इसके अलावा रुकने सूबाई असम्बली रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। शेख साहब, पहले आप बताइए, हमने जितना भी रिसर्च किया इतने सारे दिनों में, हमको तो यही सुनने को मिला है सारे के सारे लोगों से, कराची के शहरियों से और उससे आगे भी, कि बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ा गुस्से में आके दूसरों को वोट दिया था आप लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर अंधेरा भी है, अब यहाँ पर कोरोना भी है, अब कराची का शहरी बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा है। और आप यकीन कीजिए, इसमें तबके की कोई कैद नहीं है। किसी के बैंक में बहुत सारे पैसे ना, परेशान वो भी हो गया है। और फिर उसके बाद में ये ब्लेम गेम, वो नहीं, ये नहीं। हमने सूबाई हुकूमत से बात की, मैं कराची की सेहत के बारे में भी कह रही हूँ और फिर उसके अलावा मैं लाइट के बारे में, बिजली के बारे में भी कह रही हूँ। शेख साहब सॉरी, सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन मसला भी है, तसलसल में ये सब कुछ चले जा रहा है ना। हम उनसे कहते हैं, वो कहते हैं विफाक से बात करेंगे, फिर हम विफाक की तरफ देखते हैं, कुछ कॉन्क्रीट वहाँ से नजर नहीं आया है। अब बताइए, अगर नतीजा अक्स करना पड़े आम आदमी को कि जी आवाम की गलती है, आवाम गलत है, ये बात इनको समझ में नहीं आई है, फिर हम लोग कहाँ जाएं? फिर आम आदमी कहाँ जाए? बहुत शुक्रिया, आपने जैसा सवाल किया, मुझे उम्मीद है कि मेरा जवाब भी ले लीजिएगा ताकि तिश्नगी कोई ना रह जाए। बिल्कुल, वो की तो पूछूंगी फिर आगे से। जी, नहीं, अच्छी बात है। अगर कराची का शहरी परेशान है तो इसका मतलब है कि हमारा वोटर परेशान है। हमारा वोटर परेशान है तो इसका मतलब है कि हम परेशान है, तो मतलब परेशानी कोई हमारे अंदर कम नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं। आपने कहा कि जी कोरोना में भी हमने वोट दिया, कोरोना भी आ गया, हमने वोट दिया, अंधेरा भी आ गया, बिल्कुल जायज है। अब पहले मैं अंधेरे की बात कर लेता हूँ। ये जो अंधेरा है नहीं होना चाहिए था, और के इलेक्ट्रिक ये एक पोर्ट्रे किया जाता है आपकी तरफ से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये वफाक का इदारा है। ये वफाक का नहीं है। पिछले एतवार में के इलेक्ट्रिक ये लोग प्राइवेटाइज कर चुके और बहुत सारे एग्रीमेंट्स पाकिस्तान में ऐसे हुए जिनको दोबारा अपना पड़ेगा। वो LNG का हो, वो रेकोडिक के बहुत सारे इश्यूज हो, बहुत सारे एग्रीमेंट्स अपने जाती फवाइद के लिए इस किस्म के एग्रीमेंट्स किए गए, जिसमें एक एग्रीमेंट जो शेख की एग्रीमेंट है वो के इलेक्ट्रिक का भी है, जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक ने इस शहर के साथ जुल्म किया है, इस शहर के साथ डाका डाला है। और मैं अगर इसको किलर इलेक्ट्रिक कहूँ तो कोई बात नहीं। आपने सुना सबसे बड़े, ये बड़ी अवामी बात कर दी आपने। बताइए ये कब बताएंगे वजीर आजम को इस सिलसिले में? अरे बताएंगे वजीर आजम को, आप हम सबसे ज्यादा मालूम है, वी आर ऑन इट। और इंशाल्लाह मंडे से, मतलब फर्नेस आइल का इशू था, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। दीगर जो उनको लेम एक्सक्यूजेस थे, हमारे मिनिस्टर उमर अयूब साहब, सर कोशिश की जा रही है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज सर, प्लीज मैं पूरी बात करूंगा। आप बात प्लीज पूरी कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपने सर जिक्र किया ना फर्नेस हॉल का कि हम कोशिश करें इस मसले को हल करने की, सर आप एग्री करते हैं कि इस पे तो वफाक जिम्मेदार है, इस ताखीर में वफाक जिम्मेदार है? क्योंकि 2 तारीख से लेटर लिखा जा रहा था, पहले PSO को लिखा, फिर हुकूमत को भी लिखा, PSO ने भी हुकूमत को लिखा। सर बैन लगाया क्यों था? क्या मालूम नहीं था फर्नेस हॉल नहीं होगा तो बिजली नहीं पैदा होगी, आवाम को नहीं मिलेगी? देखिए, बहुत सारे माफियाज बहुत सारे इश्यूज पे काम कर रहे होते हैं। कोई सब्सिडी के नाम पे काम कर कार्रवाई डाल रहा है, तो कोई डाल रहा है, तो कोई डाल रहा होता है। कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब इस अंदाज में कि हम इसकी गलती के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर डिले हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हम कबूल कर सकते हैं अगर कोई डिले हुआ है। लेकिन सारे मामले को प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, हमारे MNAs कल मिले हैं जाके। आज से 3 रोज पहले मैं खुद उमर अयूब साहब से मिला हूँ, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के CEO से बात की है। तो हम भूले हुए नहीं है। और पहले तो ये मसाइल 6-6 महीने चलते रहते थे। पहले ये मसाइल जब ये तांबे की चारें गई, ये गया, वो गया, बारिशों में कराची बेचारे मारे गए, हम खड़े हुए। मंडे से हमें यकीन दिलाया गया है कि मंडे से सर यकीन किसकी तरफ से दिलाया गया ये भी बता दीजिए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से, अच्छा, क्योंकि सर को यकीन दिलाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है। प्राइम मिनिस्टर आप मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इमरान खान को हम सबसे ज्यादा मालूम है। ठीक, आप मिनिस्टर साहब की बात भी करें, उमर अयूब साहब की बात करें। सर बड़ी अच्छी बात है, आपसे वो राब्ते में आपको बता भी रहे हैं कि क्या चीजें कैसे हो रही है। खुशकिस्मत है आप, क्योंकि सर हम तो 2 रोज से राब्ता कर रहे हैं, लेटर्स भी उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनका रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश करते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर फर्नेस ऑयल का इशू क्यों है, लेकिन हमें जवाब वहां से आ नहीं रहा।
आप हमसे भी जवाब पूरा नहीं ले रहे ना, तो मैं बताना चाह रहा था कि के इलेक्ट्रिक को एक सर अगर जवाब के दौरान आप रेकोटिक भी लाएंगे तो फिर मैं सवाल तो करूंगा ना सर। आप गलत चीज कोट करेंगे, सवाल तो मैं करूंगा ना। व्हाट रेकोटिक हैज टू डू विद दिस के इलेक्ट्रिक थिंग? देखिए मैंने एक बात की है, लाजमी नहीं होता कि देखिए मैं बताऊं आपको, आप एक सवाल कीजिए, हमें अपने नैरेटिव से जवाब दें। मैं बता रहा हूं कि इस मुल्क के साथ बहुत सारे गलत मुआहदे किए गए हैं। जब इंसान बात कर रहा होता है इसमें ये सारी चीजें हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक का मुआहदा भी है जिसमें गवर्नमेंट्स को फंसा दिया गया। मैं ये बात कर रहा था आगे बढ़ेंगे सर, हम आगे बढ़ेंगे या हम माजी की गलतियों का ही तस्करा करते चले जाएंगे? हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं और शहरी पीछे जा रहे हैं, IPPs अवाम पीछे जा रहे हैं, ये आगे ही बढ़ रहे हैं। नहीं आगे जा रहे हैं, कहां से कमीशन सर? यस यू आर राइट, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं सर, हम आगे जा रहे हैं। 4 घंटे लोड शेडिंग थी, आगे जा रहे हैं 8 घंटे पे चले गए। दुरुस्त बात, पानी 2 घंटे आ रहा था, अब 2 घंटे भी नहीं आ रहा, हम आगे जा रहे हैं। अच्छा सुने जनाब आली, कोरोना में रोड शेडिंग नहीं हुई है। जब लोग जब इन्होंने बंद कर दिया था सिंध गवर्नमेंट वालों ने, इस दौरान जो गलती हुई है उसको ले रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कोरोना के दौरान लोड शेडिंग खत्म कर दी गई थी, आपको भी मालूम है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। जो आप लोगों ने लोड शेडिंग खत्म करवा दी, ये कैसी बात कर दी शेख साहब? नहीं, आज आप मेरी पूरी सुने कि मैं आपकी उस पर नहीं आऊँ, मेरी बात सुने ना। जब बुलाते हैं तो उसके बंदे का बात ये नहीं होता कि आप, पूरी बात सुनूंगी आपसे, लेकिन देखिए ना बात आप देखिए समेटने वाली बात करें ना। नहीं ऐसा नहीं होता। बात मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना में लॉकडाउन था उस वक्त लोड शेडिंग रोकी गई। लॉकडाउन अब भी है सर, बढ़ गई है, उतना नहीं है जितना था ये नादिर शाही लॉकडाउन जिसे गवर्नमेंट ने किया हुआ था, उस दौरान नहीं था। मैं कहता हूँ कि जो बात है ना उसको वैसा रखिए। लॉकडाउन तो अभी भी है सर, अब क्यों लोड शेडिंग है? दैट टू अनअनाउंस्ड वन। ये गलत है, हम मुतासिर हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, उसको जवाब देना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम दिलाएंगे जवाब। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है सर, बेहतरीन आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं ये याद रखूंगी, मैं और शोएब ये याद रखेंगे। ये देखिए अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ ना, मैं फिर आपसे बात करूंगी। क्योंकि अभी तो किरण कहा जा रहा है कि 18 जुलाई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जब फर्नेस ऑयल आएगा। नुसरत साहब अब्बासी साहब में ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा था। सारिम भाई भी साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा अभी गुफ्तगू आप भी सुन रही होंगी और मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ज़रा। यू आर वेरी वोकल इन असेंबली। जब हम सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं तो वो 2 बातें, एक वो ये कहते हैं कि विफाक जिम्मेदार है, दूसरा वो कहते हैं कि ये प्राइवेट है। जब विफाक से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि माजी की गलतियां हैं, ऐसे मुआहदे हुए जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। नुसरत साहिबा हम यही बातें सुनते रहेंगे और इसी तरह पिसते रहेंगे? यही हमारी तकदीर में लिख दिया गया है, कराची की वालों की तकदीर में यही लिख दिया गया है? थैंक यू सो मच शोएब, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त भी मैं आपके सामने लाइव इसलिए बैठ सकी कि अल्लाह की कुदरत हो गई कि 2 घंटे के बाद लाइट आ गई। 2 घंटे लाइट नहीं थी और जो हब्स और जिस कैफियत में हम गुजार रहे हैं शोएब, कराची वालों की किस्मत, अब तो मैं कहूँगी कराची वालों, आपने अपनी किस्मत को खुद ख़राब कर दिया। आपने अपने नसीब में यतीम लिखना आगे लिख दिया। कराची वालों ब्रैकेट में यतीम खुद किया है उन्होंने, खुद। जब से उन्होंने ऐसे लोगों को वोट दिया जो लोग कहते रहे, ऑन करते रहे, कराची हमारा, कराची हम कराची के, कराची हमारा, वो लोग कहाँ हैं? कराची पुकार रहा है, कराची प्यासा है, कराची अंधेरे में, कराची में कोरोना है, कराची में बहुत कुछ है, कराची तबाह बर्बाद हो गया, बिल्डिंगें गिरती हैं, लोग मरते हैं, पुरानी बिल्डिंगें पड़ी हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है, बड़ी लैंड माफिया है, एक मंथ का, एक हफ्ते का खरबों रुपया काला धन निकलता है यहाँ से। और अभी जब नुसरत साहिब अब्बासी शोएब से और किरण से समा के जरिए मुखातिब है तो सीएम अभी उठे होंगे, इतना कह देती हूँ, उठे होंगे। इतना चले वो जल्दी उठते, खुद बताते मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, उठे होंगे। कराची मर रहा हो, कुछ भी हो, वो पता नहीं किसके सीएम है। और सीएम मुराद अली शाह साहब, आप क्या सिर्फ अपनी पार्टी के सीएम हैं और आपको सिंध का दर्द नहीं नजर आता? कभी लियारी गए? एक बिलावल के साथ तो गए होंगे, जरूर गए होंगे, वहाँ जलसा वलसा किया होगा। वोट मांगने तो जाते हैं, मसाइल हल करने नहीं जाते। वो रहता है। हाँ, वोट के लिए तो ये लोग वोट के लिए तो वो थर के आखिरी उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पानी नहीं होता। अच्छा। मैं आपको बताऊं, कराची के लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए
जो इन्होंने अजाब उन पर डाला है किरण, इतने इतने बिल, मतलब आपके और बिजली नहीं है, 8-8 घंटे लाइट नहीं है और बिल इतने लंबे लंबे, और उसके बाद जब जाओ दुहाई देने के लिए, क्योंकि करीब जाएगा ना, जिसकी तनख्वाह होगी 20,000 वो उसको आप दे दो 8,000 का बिल, 10,000 का, तो उसका तो सारा बजट सत्यानाश। और जब वो तो बीमार भी नहीं हो सकता। दफ्तर के बाहर जिस शख्स की तनख्वाह 20,000 है, ना उसको बीमार होने का हक है, ना उसको अपने बच्चे को दवाई देने का हक है। और मैं का हक है, ना उसके बच्चे को बीमार होने का हक है, उसको आइसोलेशन में भी जाने का हक है। उसके लिए सब कुछ सजा है। साहब के हाथ बांधे भी देखे। अच्छा देखिए, बांधो के घर में रहो भाई, घर में रहो। ये बताइए, ये पीपल्स पार्टी के तो उनके तो हाथ बंधे हुए हमें नजर आ रहे हैं, पीटीआई के हाथ किसने बांधे हैं भाई? वो लोग क्यों नहीं कुछ रिजॉल्व करते? मैं तो शेख साहब से सवाल पूछे जा रही हूँ जी। किरण बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बोलूंगी, हमने बताया मुसर साहब को जवाब देने दे, मैं आऊंगी आपके पास शेख साहब। सिंध हुकूमत अगर सिंध हुकूमत के कहती है मेरे हाथ बंधे, तो आपके तो वैसे ही हाथ बंधने वाले। ये तो आप छोड़ दें कि आपके हाथ खुले, सबके हाथ बंधने वाले, किसी मसलियत की वजह से हाथ खोले हुए थे आपके, तो सिंध हुकूमत से क्या शिकवा करना कि इलेक्ट्रिक में किसके लोग बैठे हुए? क्या वो अमेरिका से ट्रंप ने भेजे हैं या कनाडा के वजीर आजम ने भेजे हैं? किसके लोग हैं? किसकी मखलूक है जिस पर आपकी गिरफ्त नहीं है? वो कौन सी माफिया है? वो माफिया सिंध गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती, वो माफिया वफाक के अंडर में भी नहीं आती। फिर वो माफिया कौन है जो कराची जैसी इतनी बड़ी 3 करोड़ की आबादी को जुल्म सितम कर रही है? यकीन करें। अच्छा किरण, कितने ही लोग घुट के मर जाते होंगे, क्योंकि हर कोई तो आप हाईलाइट समा नहीं करता, और समा तो मेरी आवाज बना है। मैं सलाम पेश करती हूँ समा को कि समा ने मेरी आवाज बनाया, और मैं समा की मैं भी बनी हूँ। मैंने असेंबली के फ्लोर पर वो इश्यूज उठाए जो समा दिन रात लगाता। मैं सिंधी चैनल्स की तारीफ कर रही थी। आई एम सॉरी, मैंने उर्दू की नहीं की, मुझे कहना था, समा का नाम लेना था कि सिंधी चैनल सारा दिन खिदमत करते रहते हैं, सिंध की दुख दर्द बताते हैं, लेकिन जो ऐसा इशू आता है तो समा भी आ जाता है उस इशू में, और 1-2 ARY दूसरे चैनल भी आ जाते हैं, उनको तो हम कहते हैं। लेकिन खिदमत करें चैनल, अयाशियां करी हुकूमत के ये बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले, और पिस रहे हैं। से भी कहूंगी हकीकत ये है कि वफाक को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। कब करेंगे? मेरा ये सवाल है कि कब करेंगे। और चूंकि सारिम भाई साथ में है तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा। शेख साहब आप भी, नुसरत साहब आप भी। सारिम भाई, कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है कि ना ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे जख्मों पे मरहम लगा, अल्लाह की तो इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव में आपको कह रही हूँ, अभी नुसरत साहिबा ने जितनी बातें की वो वाकई एक आम आदमी ही के ख्यालात थे, उसी के मसाइल थे। इवन अभी शेख साहब ने भी जितनी गुफ्तगू की उसमें बहुत कुछ ऐसा था कि जिससे एक आम आदमी रिलेट करे, लेकिन फिर हम इन लोगों को कहाँ तलाश करें, अथॉरिटीज़ को कहाँ तलाश करें, जब हम मुसलसल परेशानी में, और हमें नजर आ रहा है कहीं कहीं इनको इदराक भी है इसका। सारिम भाई देखिए, मसला सारा हुकूमत और अपोजिशन का है। यही लोग, आप यकीन जाने की मेरी बहन है नुसरत साहिर अब्बासी, बहुत अच्छी बातें करती हैं, हमारे दिल की बातें करती हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ हुकूमत में बिठा दें, एक मसाइल में भी फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल आज से 19-20 कुछ हालात कह सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अलीम आदिल शेख साहब भी इक़्तिदार में रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्या फर्क आ गया था? इन लोगों का, हमारे पॉलिटिशियन जो भी हो, कोई भी हो, XYZ, उनका वतीरा ये है कि जिस हुकूमत में होते हैं बस वो हुकूमत अच्छी होती है, वो पार्टी अच्छी होती है, वो अपोजिशन में तो वो अच्छी है, इक़्तिदार में बैठे हैं तो वो अच्छे हैं, बाकी सब बुरे होते हैं। सारे भाई जो शाइन आउट किया, जो मेहनत करके आया, जो अपने वोटर को जवाब देता है, जब वो सीट पे पहुंचता है, वो ओहदे पर पहुंचता है, तो वो भी काम नहीं कर पा रहा। उसके हाथ कहाँ बंधे हैं, वो कहाँ परेशानी में पड़ गया। वो मेरी और आपके दिल की बात तो कर रहा है, लेकिन वो वैसे एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। ये कहाँ पे हम फंस रहे हैं? देखिए, यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ और फिर बताना भी चाहता हूँ कि या तो बोल दे कि हम सबके जब इक़्तिदार में आते हैं तो हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और अगर सबके बांध दिए जाते हैं तो जो इक़्तिदार में बैठे हैं हमसे उसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप बेईमान हुए, हमारे मुल्क का फिर एक पॉलिटिशियन बेईमान होगा फिर तो, क्योंकि जब जो इक़्तिदार में आया उसने सिर्फ धोखा दिया है। आमरीत के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं हमारे जमहूरियत पसंद लोग जो हैं, लेकिन मैंने जब पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छा टाइम देखा है वो आमरीत का टाइम देखा। मैंने जब पाकिस्तान की तारीख में कोई बुरा टाइम देखा तो आमरीत के फौरी बाद जो अभी हाल में आया था जमहूरियत,
वो देखा। मैंने अगर पाकिस्तान का बदतरीन टाइम देखा वो आज धोखेबाज हुकूमत का देखा जो अवाम को धोखा देकर। लेकिन हकीकत हाल ये है सारिम भाई, हकीकत हाल ये है कि बुरा टाइम है मुसलसल है। प्लीज। अच्छा शुएब सवाल करना चाह रहे थे, मैंने स्नैच किया। चलिए आप कह दें, नुसरत साहब प्लीज कह दें। मैं कुछ कहना चाह रही प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच किरण। किरण, पहले तो बर्नी भाई ने कहा कि मेरी बहन बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आएंगी तो ये भी इन जैसी हो जाएंगी। बर्नी भाई, मैं इक़्तिदार में आई हूँ, ऐसी बात नहीं है। 4 महीने 5 महीने या 6 महीने जब जरदारी साहब ने पीर साहब से कहा था तो हम वहाँ जाकर बैठे थे। बर्नी भाई, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ आप सबको कि नुसरत सहर अब्बासी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ चुकी है, लेकिन वहाँ भी मैंने अवाम के मसाइल उठाए। यही काम होना भी चाहिए। ऑपोजिशन में बैठा हुआ नहीं बर्नी भाई सुनिए, ऑपोजिशन में बैठा हुआ हर शख्स मेरी तरह आवाज नहीं उठाता, हालांकि ऑपोजिशन में बैठा हुआ है। वो क्यों चुप है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये इसीलिए मुंतखब किया जाता है नुसरत साहिबा, इसीलिए मुंतखब किया जाता है। लीडरशिप का फर्क है, आपकी अपनी शख्सियत का फर्क है। अगर आपका करने का विल है, आपके अंदर दर्द है और आप चाहते हैं कि कुछ करना है तो आप इक़्तिदार में भी करेंगे, कर सकते हैं। आपके इस और जो बोलने वाले हैं वो इक़्तिदार में भी आकर बोलते हैं। अगर नुसरत अब्बासी को इक़्तिदार मिला तो मैं कसम खाती हूँ, क्योंकि मुझे चेयरमैनशिप मिली थी ज़कात और उशर की, मैं खूब कमाती, मैं खूब खाती, 1 मिनट, लेकिन मैंने उस पूरे डिपार्टमेंट को इस कदर हिला के रखा, मुझे धमकियां मेरी क़यादत तक चले गए, लेकिन मैंने वहां से करप्ट लोगों को निकाला। वो ऐसे लोगों की उनके पर हाथ था, ये विल होनी चाहिए, हिला नहीं सकते थे। बिल्कुल पॉइंट आ गया नुसरत साहिबा, चोरी करते थे। तो जिसको खाना होगा उसको थोड़ी सी भी जगह मिलेगी, वो खाएगा। 5 साल ज़कात उशर की चेयरपर्सन रही, आपकी बहन खाती तो खूब मजे से खाती, लेकिन ये बात नहीं है, अंदर में नहीं है, दिल में ऐसी तरबियत नहीं है, कुदरत ने ऐसा मेरे उसमें डाला ही नहीं है। तो अगर मुझे इक़्तिदार भी मिलेगा बर्नी भाई, अल्लाह आपको जिंदगी देगा, मुझे भी। ठीक नुसरत साहिबा पॉइंट आ गया। अब आप वोकल है तभी तो हम इतना इंस्पायर भी होते हैं आपसे। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो अच्छी बातें हैं उस पर हम अप्रिशिएट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक की वफाक के एक इकदाम की बात कर लूँ, जो कमर्शियल सारिफीन है उनको रिलीफ दिया गया है, वो वफाक की तरफ से दिया गया है, वो इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है। सर ये रिलीफ रेजिडेंशियल सारिफीन को भी तो चाहिए। बिल उनके आते हैं 19,000 20,000, घर में होता है सिर्फ 2 पंखे, कोई एसी नहीं होता, कोई हैवी अप्लाइंसेस नहीं होती। सर क्या वफाक ऐसा कर सकता है, रेजिडेंशियल सारिफीन को भी सपोर्ट करे? क्योंकि ज़ाहिर है अभी अगर मैं आपसे बार बार फर्नेस वाले का पूछूंगा तो जवाब एक ही है कि 18 तारीख को आएगा, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। एक तो मैं अर्ज करूंगा आपसे कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं मेरी सुन लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आप शो चला रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं बताना चाहता हूँ कि वफाक की ख्वाहिश बहुत है। जिस अंदाज से आप देखिए कि एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को एडजस्ट करना था, 1 करोड़ 61 लाख लोगों तक लेकर चले और 193 अरब रुपए टोटल दिए जा रहे हैं। सिंध के अंदर, सिर्फ सिंध के अंदर 50 लाख लोगों को 60 अरब दिए जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है 1200 मिलियन का अरब का जो 1200 बिलियन का पैकेज दिया गया, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे, सारा हमारी ख्वाहिश है फेडरल गवर्नमेंट की जितना बड़ा रिलीफ दिया जा सके, जितना मुमकिन हो सके। प्रेशर बजट के बहुत हैं, पैसे है नहीं, कर्जे। फेडरल गवर्नमेंट का बजट जब स्टार्ट होता है तो 750 अरब रुपए माइनस से बजट स्टार्ट होता है। 18वीं तरमीम है, सूबों को सबसे पहले चाहिए, उसके बाद दीगर हमारे मामलात है। 750 अरब माइनस से जब बजट स्टार्ट होता है, उसके बावजूद 1200 बिलियन का पैकेज देना, गरीबों को बहुत कुछ देना, कमर्शियल सार्फिन को, जो बिजनेस कम्युनिटी थी ना, उनके बंद फोन बचाओ, उनको एक रिलैक्सेशन देना। ये स्टैट्स तो अपनी जगह सर, देखिए ये कोशिश है और हमारी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन जो छोटे बिल वाले हैं उनको 3 महीने का आगे भी किया गया। तो ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि हम सब कुछ कर सकें, लेकिन आगे भी तो बढ़े ना, बहुत कुछ किया। हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यहाँ दम निकला जा रहा है पूरे शहर का। आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी देरी। नहीं, आप ख्वाहिश से आगे जा चुके। 1 मिनट नुसरत साहब, अगली बार ना शेख साहब, ये पेपर जो आपके हाथ में ना, मैं पहले से छीन लूंगी फिर बात करूंगी। मैंने पक्का सोच लिया है। आप ये नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, पेपर में ले लूंगी पहले। नहीं नुसरत साहब, किरण आपको मेरे साथ असेंबली में होना चाहिए। किया ना, देखिए ना किरण, जो आवाजें भरपूर उठेंगी ना तो बहुत मजा आएगा। I would love to। जो
जो हमारे भाई ने बात की, एक मुसलमान नुसरत तो मांगता है अल्लाह से। बहुत ज्यादा रिलीफ है। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब। नहीं मैंने सुन ली। अच्छा मैं किरण एक बात नुसरत साहिबा, लेकिन पहले हलीम वाले शेख साहब को कंप्लीट करने के लिए वो गिला करते हैं, मेहमान है हमारे। प्लीज हलीम साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए मैंने जो बात की, जब आपने कहा कि जी ये भी करे, मैंने कहा हमारी ख्वाहिश है ये भी करे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो किरण ने कहा कुछ करे ना, तो बहुत कुछ अल्लाह के करम से कर चुके हैं जो मुमकिन नहीं था। भैया जो करना है वो करे ना। सवाल कोई भी पूछेंगे आप एहसास प्रोग्राम का जवाब देंगे, ये तो दुरुस्त बात ना हुई। सवाल तो के इलेक्ट्रिक है सर। वेयर इज रिट ऑफ द स्टेट? हलीम साहब क्या वफाकी हुकूमत सर क्या तरीके इंसाफ किसी इदारे को नहीं कह सकती कि बिजली दो? क्या के इलेक्ट्रिक को नहीं कहा जा सकता कि बिजली दो? शोएब मैं इस पे बात करूंगी प्लीज, मुझे ओके नुस्रत आते हैं। बिजली दो, मैंने कहा बिजली दो। ठीक है, यानी आपकी नहीं सुनी। ठीक है सर, आपकी नहीं सुनी। के इलेक्ट्रिक ने वफाक की बात नहीं सुनी। नुस्रत साहिबा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगी प्लीज। नुस्रत साहिबा शोएब जहाँ इख्तलाफ करना होगा मैं करूंगी, बेशक मैं इत्तेहादी हूँ, लेकिन जहाँ इख्तलाफ करना होगा मैं करूंगी। वफाकी जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, ये के इलेक्ट्रिक तो चलें ठीक है, ये कहते हैं कि प्राइवेट है, वो तो मुझे लगता है कि ट्रंप ही उसका कोई मसला हल करेगा, ये पाकिस्तान मसला हल नहीं करेगा। लेकिन जो वापडा है वो किसके अंडर में आता है? वफाक के अंडर में। इसके अलावा सुई सौदरन है और दूसरे नादरा है और दूसरे इदारे हैं वफाक के। हम कह के थक गए, इनको कह के थक गए वफाक को। गवर्नर, अच्छा गवर्नर बैठे में ठीक है, आपके हाथ काट दिए ना असेंबली में इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने। आपकी अपनी पर्सनैलिटी तो एज अ गवर्नर, जब गवर्नर बाहर निकलेगा ना, जब वो विजिट करेगा कराची में, बाहर जाएगा, लोगों के साथ खड़ा होगा। ठीक है साहिबा, यानी जब विल हो तो काम हो ही जाता है, चाहे मैंडेट हो या ना हो। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम मेहमानों के साथ मौजूद थे आप, और अल्लाह करे हमने कोशिश तो की कि जब डिबेट कर रहे हैं तो ज़रा हम वे फॉरवर्ड की बात करें, माजी इससे ज़रा निकल आएँ और अब मुस्तकबिल की बात करें। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। खबर नहीं, मिसाल आपके सामने रखते हैं। माँ की अज़मत को सलाम। वाकई आप मजबूर हो जाएंगे यही करने पर, यही कहने पर। रावलपिंडी में माँ ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए और अपने घर को चलाने के लिए बड़ी हिम्मत दिखाई, वाकई मिसाल कायम कर दी। नबीला ने मुश्किल घड़ी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, बहुत मेहनत की, सड़क किनारे चावल का ठिया लगाया। बाहिम्मत खातून है ये, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए चलते हैं हम समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ की जानिब। जज्बा दुनिया की हर मुश्किल पर हावी आ जाता है। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी खातून से जो सड़क किनारे चावल बेचकर अपना घर चलाती हैं। भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रिक्शे पे वो अपना घर चलाए या मेरा सपोर्ट करे। मुझे आइडिया दिया कि तुम ये छोटा सा सेटअप लगा लो और काम करो, बच्ची की वजह से भी तुम परेशान रहती है तो तुम्हारे सारे मसले हल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये काम करके भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छे से खर्चा चला सकती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने ये जो ट्रैफिक वाले भाई हैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनका मैं शुक्रिया दिल से अदा करना चाहती हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल भी जाए और ठीक भी हो जाए। उसका कानून का सुनाब नहीं है जिसकी वजह से वो बोलती नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि उसको ना हेयरिंग एड प्लॉट लग जाए, उसका ऑपरेशन हो जाए। नबीला बीबी की मेहनत के साथ साथ ममता को भी सलाम कि वो चावल बेचकर अपने कुव्वत समाज से माजूर बच्ची का इलाज कराने के लिए पुरज़्म है। कैमरामैन आज़म वासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अल्लाह इनकी मुश्किलात आसान करे। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़ाहिर रावलपिंडी में है ये, इनकी मदद के लिए ख़ुद इनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। एनीवेज़ बढ़ते हैं आगे।
नसीब की बात करते हैं। बड़े नसीब की बात है कि बुलावा आ जाए और बड़े नसीब की बात है कि आप वहाँ पहुँच भी जाएं। यानी जब अल्लाह बुलाए और आप मक्का और मदीना की ज़ियारत करके आएँ, आप खाना काबा जाएं, आप मस्जिद नबवी जाएं। इस बार हज की ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तानियों का बुलावा नहीं आया। बहुत से और ममालिक, यानी तकरीबन तमाम ममालिक, क्योंकि ज़ाहिर है हज महदूद किया गया, जो सऊदी अरब में रहते हैं सिर्फ वही हज अदा कर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखते हैं तो बहुत से लोगों ने दरख्वास्त दी थी, जो हुकूमती स्कीम होती है उसके तहत नाम भी आ चुका था, यानी कुरानंदाजी हो चुकी थी, तैयारियां भी थीं, और वो इस शशोपंज में मुब्तला थे कि क्या फ़ैसला होगा। एनीवेज़ फ़ैसला हो गया, वो जा नहीं सकते। बुलावा तो आया था लेकिन ऐसे हालात हो गए कि फ़िलहाल जा नहीं सकते। इन लोगों से आज हमने सोचा कि ज़रा बात करें, आपकी मुलाकात कराते हैं फैसलाबाद के एक शख्स से जिनकी ख्वाहिश थी, जो जाना चाहते थे। ऐसी बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, उनके जज्बात क्या थे, ख्वाहिशात ज़ाहिर होती हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की, यूसुफ चीमा ने दिखाते हैं। हुकूमत की जानब से फ्रीज़ा हज की अदायगी के लिए बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद फैसलाबाद के रहायशी भी रवां साल हज का फ्रीज़ा अदा नहीं कर सकेंगे। उनके इस हवाले से क्या जज्बात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमने हज का एप्लीकेशन पहली दफ़ा दी है, तो हमने बड़ा प्लान बनाया था इस साल इंशाल्लाह हम ज़रूर हज को जाएंगे। तो पैसे को भी इकट्ठे किए, इधर उधर से इकट्ठे करके दिए और हमारा नाम भी निकल आया। और मेरे 2 दोस्त हैं, वो बैंक से रिटायर हुए हैं, उन लोगों ने भी 2 दफ़ा पहले भी दरख्वास्तें दी थी, उनका नाम नहीं निकला था। तो इस दफ़ा उन दोनों का मियाँ बीवी के साथ उन दोनों का भी नाम निकल आया। वो भी तैयार थे, इधर ही रहते हैं हमारे महल्ले में जिधर हम लोग रहते हैं। तो हमने तो बड़ी देर से ये सोच रहे थे कि अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में वक्त ले आएंगे, तो वक्त आया, लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से सऊदी अरब वाले जो हैं वो कहते हैं कि हजूम होगा, ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए हज जो है मखसूस लोगों के लिए। हम परेशान तो हैं, अदास भी हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो ही होना है। जो पाकिस्तान हुकूमत है, इसको चाहिए कि जिन लोगों के नाम निकले हैं कुरानंदाजी में, इन लोगों का नाम रख लें, आगे नई दरख्वास्तें ना लें, तो इन सब लोगों को अगले साल हज करवा दें। कोरोना वबा की वजह से रवां साल हज का फ्रीज़ा सरंजाम ना देने वाले अफसुर्दा तो हैं, मगर मायूस नहीं। कहते हैं अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल हज का फ्रीज़ा ज़रूर अदा करेंगे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। किसी के मुश्किल हालात थे, लेकिन उसने मुश्किल हालात को मजबूरी नहीं बनने दिया। उसने मेहनत की, उसकी लगन सच्ची थी, और वो मेहनत ऐसी थी कि उसका रिज़ल्ट मिला। हम अक्सर बात करते हैं कि एक मयार है तालीम का, हम अक्सर बात करते हैं मयार है हर चीज़ का, लेकिन जब हम तैयारी की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, उसमें अगर जिक्र हो जाए सिविल सुपीरियर सर्विसेज का, यानी CSS का, तो उसमें अक्सर हम ये सोचते हैं कि अच्छा वही कर पाएगा CSS जिसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, वही कर पाएगा जिसके पास ये सहूलत होगी कि वो अकेडमी जा सकता है, किसी माहिर उस्ताद की खिदमत ले सकता है। लेकिन किसी ने इसको गलत कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं ज़ुहैब की। ज़ुहैब ने मुश्किल हालात में भी CSS का इम्तिहान दिया, माशाल्लाह वो पास हुए, और उसके बाद जब एलोकेशन हुई, एग्जैक्टली एलोकेशन उनकी हुई है लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो हमने सोचा जुनी से हम बात करें, लाड़काना से इनका ताल्लुक है। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया और साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ज़ुहैब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे ये कि जब हम CSS से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं तो हम ये सुनते आए कि अच्छा एक स्पेशल एकेडमी है, वहीं जाएंगे तो तैयारी कर पाएंगे। अच्छा वो टीचर है जो इंग्लिश एसए की तैयारी करवाएगा तो ही एसए हम पास कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डर एसए और प्रेसी का ही होता है। मुझे अपनी तैयारी से मुताल्लिक बताएं कि आपने तैयारी कैसे की थी। CSS इस तरह है कि आप अगर सही गाइडेंस नहीं है आपके पास तो आपके पास कुछ नहीं। आई थिंक सो
ये है कि अगर गाइडेंस आपके पास अच्छी मिल रही है, आपको अगर किसी उस्ताद से मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दोज पीपल who have very they are lacking in the skills in their English language, while those जो foreign graduate माशाल्लाह से उनके जो अच्छी मतलब इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, पर फिर भी वो भी लेते हैं। पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि कैटेगरीज हो जाती हैं कि जब आप एक नीचे कम इंस्टीट्यूशन से आते हैं तो आपको उतना अपना उसमें स्ट्रगल पुट करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने ज़्यादा मेहनत भी की। आपके अब्बू की ख्वाहिश थी कि आप इतनी सारी मेहनत करें, उनको बिल्कुल विन करके दिखाएं, उनका दिल जीत लिया आपने इस तरह से? अल्लाह का शुक्र है, बस ये अचीव हो गया, बस अल्लाह ने दिया है। मेरी इसमें कोई भी नहीं है, इतना मैं नहीं समझता कि मैंने कोई बड़ा किया है, पर अल्लाह ने इज्जत दी है मुझे, ऐसी कोई मसला नहीं है। अगर नहीं होता तो मेरे पास क्या होता बस अल्लाह ने इज्जत रख ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और इज्जत दे कि बस बंदे को अपने पास जो उसको काम मिला हुआ उस पर डटे रहना चाहिए। बस ये होता था बाबा को पे बैक करना है, बस ये दिमाग में चीज़ घूमती रहती थी, क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा था। जब उनकी तबीयत ख़राब होती रहती थी तो मेरे भाई उनकी खिदमत करते रहते, तो आई थिंक सो दैट वाज द रियल एनकरेजमेंट बिहाइंड दैट I have to pay back my family in the way they have provided me support all through my journey. So ये चीज़ें जो थी ना, एक मतलब इरिटेट कर मतलब वो ट्रिगर करती रहती थी अंदर से, तो वो चीज़ें बस मुझे आगे लेकर चली और कुछ नहीं। और ये बताइए कि फैमिली में और किस किस का कितना सपोर्ट रहा, और आप किसी को तंग भी करते रहे इस सारी स्ट्रगल में, या आपने कहा नहीं सारा प्रेशर मैं खुद ही बेयर कर लूँगा, मुझे ही अचीव करना है अपना टारगेट सारे का सारा? नो डाउट फैमिली के सपोर्ट को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। मैं फेल हुआ, बहुत दफ़ा फेल हुआ, इस तरह नहीं है कि मैंने टेस्ट दिए और मैं पास हो गया हूँ। इतनी दफ़ा मैं फेल हुआ हूँ, मुझे खुद को शर्म आती थी। मसला नहीं, सेकंड अटेम्प्ट थी ये तो मेरी सीएस में। वैसे मैं जनरली टेस्ट जितनी भी देता था मैं फेल हो जाता था, तो वो मेरा भाई मुझे मतलब फिर भी इनकरेज करता रहता था। तो ये नहीं है कि भाई आप पास हो जाते हैं मतलब। अब तो वो सारे फेलियर्स भूल जाइए, क्योंकि ये जो आपने अचीवमेंट ली है इसके बाद तो बाकी सारी नाकामियां गई, वो तो गायब हो गई, डिलीट हो गई। तो जाहिर है इंसान सोचता ज़रूर है कि जब सपोर्ट इतनी ज़्यादा ना हो तो फिर कैसे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि एक दोस्त ने उनको गाइडेंस दी और फिर आपने अकेडमी ज्वाइन की। मैं चाह रहा हूँ ज़रा प्लीज़ अपनी कंटिन्यू कीजिएगा अकेडमी का सफ़र भी। अच्छा, फिर एकेडमी के बाद जो है मैंने ट्यूशन ली पैसे की, और पैसे की सर मुरीद हुसैन जसरा साहब से। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, जहाँ जहाँ मैं लैग करता था उन्हें मुझे अपनी फ्लॉज बताए कि आप यहाँ लैग कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे जो दोस्त मेरे साथ तैयारी कर रहे थे उनकी बहुत ज़्यादा मेरे साथ मतलब सपोर्ट, इंकरेजमेंट एट द सेम टाइम। एंड जहाँ भी मैं लैग करता था या कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी, दे हेल्प मी अ लॉट। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और वाकई आप भी एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अब एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक लेने से पहले, क्योंकि किरण बहुत सी मौजूद बाकी मैं सुनो ब्रेक ना लें, क्या कहती हैं? अरे मैं आपके साथ हूं, मैं मुत्तफिक हूं। क्या बात है, क्या एक पेज पे आ चुके हैं हम लोग। अच्छा जी, विटामिन डी से मुतालिक तो हमने कल बात की थी, आज हम सोच रहे थे जी एक पेज ना, मैं और आप तो आए, लेकिन जिनको होना चाहिए वो नहीं है। मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ। ठीक है, पीटीआई में क्या चल रहा है, किसने किसकी छुट्टी कराई, फवाद चौधरी की गुफ्तगू ने हलचल मचाई। आज हम शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चौहान साहब की, तो वो बिल्कुल खामोश नहीं है, बिल्कुल खामोश नहीं है। वो तो बहुत नाराज़ है, बहुत बरहम है, और वो इस सबका इजहार भी कर रहे हैं। तो हम इसी मौजू के ऊपर उनसे बात करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। ये फरमाइएगा चौहान साहब, पीटीआई में इख्तिलाफात तो थे, बहुत सी खबरें हमने सुन ली थी। अब एक सीनियर वज़ीर ये इंकशाफ करें कि जी जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी ये तो लड़ रहे हैं। आप नहीं समझते ऐसे बयानात से नुकसान पहुंचता है पार्टी को? आपने मेरी वाली बात खुद कर दी। फवाद चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चवल मारी है, सबसे बड़ी चवल, और ये मुसलसल पिछले 2 साल से ये हरकतें कर रहे हैं। मैंने एक आध दफ़ा दबे दबे लफ्ज़ों में जनाब इनको समझाया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ अब की बार जो इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को फ़ोन जनाब इंटरव्यू दिया है, इन्होंने अपनी इंटेग्रिटी का भी सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया। इन्होंने साबित किया कि ये इंडिसिप्लिन्ड आदमी हैं, गैर जिम्मेदार आदमी हैं और इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं।
अगर इनको इतने ज़्यादा पार्टी के हवाले से चीज़ें हैं तो मैं इनको एडवाइस करूँगा कि ये अपनी वजारत से और कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जिस PTI के प्लेटफार्म से ये मुंतखब हुए हैं, जिस क़यादत के नाम पे इन्होंने वोट हासिल किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, अगर ये समझते हैं कि वो अपनी टीम ठीक नहीं बना सके, उन्होंने काम नहीं किया और इस तरह ओपनली और ब्लंटली ये 20 दफ़ा इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। मैंने इनको जनाब पहले जनाब मैंने इनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी और एक पार्टी डिसिप्लिन के तहत मैं खामोश था, लेकिन अब इनफ इज़ इनफ, इन्होंने हद कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को वजारत से भी और कौमी असम्बली की नशस्त से भी रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। बहुत बड़ा अरस्तु और सुकरात और जाली न्यूज़ बनने की नाकाम कोशिश मत करें। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो अभी जो चवलें मारी हैं, इससे पार्टी के वर्कर्स को भी, पार्टी की लीडरशिप को भी, हम सबको जो है ना बड़ा अफसोस हुआ है। सर, जिस पार्टी पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, एथिक्स की बात भी ज़ाहिर है अब हम सुनते आए हैं वज़रा की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, जिन अल्फाज का इंतखाब आपने किया ये भी पार्टी पॉलिसी से मुतसादिम है। एनीवे सर, मुझे एक और बात पे कमेंट कर दीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कहा कि 6 महीने का टाइम दिया वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को, अपनी टीम को। ये अल्टीमेटम 6 मंथ्स का मिलना, इस पर कमेंट करेंगे? ये आपके ख्याल में ये भी उनकी एक राय है और इससे आप इख्तलाफ करते हैं? इसकी नौबत आई तभी तो कहा गया। अब ये फवाद चौधरी साहब से जाके पूछें। मैं तो हैरान हूँ, शायद फवाद चौधरी साहब अपनी घर की बातें भी जना इसी तरह जना वो मीडिया पे आके करते हैं, इसी तरह दोस्तों यारों में आके जना घर की बातें भी जना ये इसी तरह ओपन और डिस्क्लोज करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड होता है। मैं ज़ाती तौर पे जिस स्कूल ऑफ थाट का मालिक हूँ कि आप जिस ग्रुप, जिस धड़े, जिस पार्टी, जिस ख़ानदान, जिस ग्रोह के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त है, नाम है, मकाम है, एहतराम है, उसकी इज़्ज़त, उसकी वक़ार का पहरा दो। जानते बूझते हुए भी अगर आपको अपने ख़ानदान, अपने पार्टी, अपनी हुकूमत, अपने धड़े की कोई खामियां भी अगर आपको इल्म है तो वो मीडिया के अंदर और चौक और चौराहों के अंदर बैठ के जना बढ़ के मार के वो नहीं बताई जाती। फवाद चौधरी साहब अपना रवैया और अपना एटीट्यूड ठीक कर लें। आपने हद ही कर दी है इस दफ़ा और मैं मजबूरन जो है ना ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैंने तो एक एडवाइस दी है कि अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं मौजूदा हालात है तो आप रिज़ाइन कर दें, आप वज़ारत से भी रिज़ाइन करें और आप कौमी असम्बली की नशस्त से भी रिज़ाइन करें। ये हर चौथे पाँचवें दिन आके बड़े सुकरात और बुकरात और अरस्तु बन के जाना जो आप बढ़ के मारते हैं, ये तरीक़ाकार नहीं होता एक डिसिप्लिन किसी ख़ानदान के मेंबर का भी और किसी। शान साहब आपने कहा मजबूरी, अल्लाह कैसी मजबूरी। दो बातें देखिए जी, आपकी अपनी पार्टी में उनके पॉलिटिकल विजडम से कन्विंस लोग हैं, कहते आए कि नहीं जी इनका पॉलिटिकल विजन जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ा बेहतरीन है और इसको फॉलो किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, इस लायक है। दूसरे ये कि वो अपनी मिनिस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग कह चुके हैं और इसको सराहा भी गया है बड़ी हद तक। चलिए इस मामले को साइड में रखते हैं, करना पड़ेगा। यही कहीं वो मामला तो नहीं है कि जो जरदारी साहब अपने जियालों को कह रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। और क्या अच्छा वक्त है वो, क्या लगता है आपको? ये वो पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब जनाब आज अपनी मेरा ख्याल कोई 5-6 महीने के क्वारंटाइन के बाद बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी दुर्फितनी छोड़ी है। वो कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। उसके मज़दाक कहते हैं कि जनाब पंजाब के जियालों को खुशखबरी हो कि पंजाब में कोई खुशखबरी आने वाली है या कोई तब्दीली आने वाली है। तो सूरत हाल ये है कि 10 मेंबर हैं पंजाब असम्बली के अंदर। अगर तो इन हाउस तब्दीली हो तो आप बताएं 380 के जनाब फोरम में और 380 के राउंड अबाउट मेंबरान में से 10 मेंबरान कौन सी हुकूमत बनाएंगे। दूसरी सूरत अगर इन हाउस नहीं है, खुदा न खास्ता सपोजिशन कि जनाब पंजाब के अंदर असम्बली तोड़ दी जाती है और नया इलेक्शन होता है। अभी इनके पास 10 सीटें हैं। पिछले 2 सालों में 2018 25 जुलाई के बाद इनके ख़िलाफ़ नैब ने जो करप्शन, बदयांती, टकेमारी, अकरबा परवरी, टीटीज़, जाली काउंट्स और जो लूट मार, कत्ल गारतगरी के जितने केसेस सामने आए हैं 2 सालों में, और बिलावल जरदारी साहब का भी सारा कटा छटा खुल गया बीच में। ये सुनने और जानने के बाद पंजाब से इनको 1 सीट नहीं मिलने वाली, 1 सीट भी। तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से आसिफ जरदारी साहब बढ़ के मारने लगे। हाँ, तब्दीली
कोई है तो शायद वो ये आ जाए कि पूरे पंजाब में 2 दाने रह गए इनके, एक कमर ज़मान खैरा साहब, एक और दूसरे जनाब चौधरी मंजूर साहब। उन्हीं दोनों को इन्होंने फ़ोन किया है। शायद ये 2 दाने भी उड़ के जाना PTI की मुडेर पे जाना बैठ जाएंगे या किसी और पार्टी की मुडेर पे बैठ जाएंगे। यही तब्दीली शायद हो पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा और कोई तब्दीली या खुशखबरी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाज हसन चौहान मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और मैं फिर कहूँगा कि कुछ अल्फाज हैं, उनका इंतखाब हमें ज़रा सोच के करना चाहिए, क्योंकि एक बार मिनिस्ट्री जा चुकी है फयाज हसन चौहान साहब के पास से इसी वजह से। और अगर वो बात कर रहे हैं कि जी दाने कुछ लड़खड़ा रहे हैं और कुछ लोग रह गए इनके पास में, तो सर माला इस तरफ भी बिखर रही है, थोड़ा ध्यान कुछ इस तरफ भी। शो का फीडबैक हमारे पेज पर दीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अगर बाहर निकलें तो प्लीज़ बहुत 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 एहतियात के साथ रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।